हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुनील मंत्री सर, अपना जागृति क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज से अपन रेगुलर क्लासेज के फॉर्म में या आपके जो कई क्लास मिस हुई है, तो इसमें इस ऐप में आपके पास वही नंबर दे रखे हैं, उस पर आप कॉल करके सर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को या इस ऐप को शेयर करना है ताकि और भी बच्चों को इसका प्रॉफिट या लाभ मिल सके। तो यहाँ जो अब अपन ने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो टॉपिक चल रहा था लास्ट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन अपन ने बता दिया था। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब यही होता है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो जैसे अपन घर पे भी देख सकते हैं, एक ट्रे में मान लेते हैं पानी रखते हैं अपन, और इस पानी को आइस बॉक्स में मतलब फ्रीजर के अंदर रख देते हैं। तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब लिक्विड का वेपर प्रेशर लगभग जीरो हो जाता है, क्योंकि सॉलिड का तो कोई प्रेशर होता ही नहीं है। वहाँ जाके ये लिक्विड जो है वो फ्रीज होने लग जाता है। तो इस टेम्परेचर को ही अपन क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन भी अपन ने प्रीवियस क्लास में लिखवा रखी है। तो यहाँ इस फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब अपन ने बताया यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है। अब अपन कहते हैं कि भाई ये नॉन वॉलेटाइल अगर सॉल्यूट इसके अंदर डालते हैं, इस लिक्विड के अंदर मैंने क्या डाला है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर आपने अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर डाला है, तो उससे इसके फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इम्पेक्ट आएगा। तो अपन को मालूम है कि जब अपन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को अगर मिक्स करते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर या लिक्विड के अंदर, तो उसका वेपर प्रेशर पहले लो होता है। तो यहाँ मान लो जो वेपर बन रही थी वो लिक्विड के कारण बन रही थी, लेकिन अब जो है वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया। जिसका वेपर प्रेशर लो हो जाता है उस सॉल्यूशन का या लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट विच इज़ नॉन वॉलेटाइल। तो जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अपन अगर मिक्स करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, लो हो जाता है। और इसका रीज़न अपन यही बताते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट लो किसके कारण हुआ है, कि आपने इसके अंदर क्या मिक्स किया है, सॉल्यूट मिक्स किया है। अब सॉल्यूट की क्वांटिटी पे या सॉल्यूट के नंबर पे ये फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन डिपेंड करता है। इसलिए इसको अपन ने क्या लिखा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर लिखा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वही प्रॉपर्टीज़ होती है जो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है, न कि नेचर पे। तो यहाँ जितना अपन सॉल्यूट मिक्स करेंगे उतना ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अपन ये एक एग्जांपल घर पे भी कर सकते हैं। अगर अपन फ्रीजर के अंदर ओनली एक वाटर का ट्रे रखें और दूसरे ट्रे के अंदर क्या रख दिया अपन ने, सॉल्यूशन रख दिया, शुगर डाल के मिक्स कर दिया पानी के अंदर और वो सॉल्यूशन रख दिया। तो यहाँ इसके अंदर तो मैंने ट्रे के अंदर क्या डाल रखा है, वाटर, और इसके अंदर आपने क्या मिक्स कर रखा है, सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन मिक्स कर रखा है। लेकिन जब दोनों को साथ में रखते हैं तो अपन कहते हैं पहले कौन फ्रीज होगा, तो अपन कहते हैं वाटर जल्दी फ्रीज हो जाता है लेकिन सॉल्यूशन बाद में फ्रीज होगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि वाटर के अंदर आपने जब कोई सॉल्यूट डालते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, लो। अब मान लो ये वाटर तो मैं कह रहा हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, लेकिन अब ये सॉल्यूशन 0 डिग्री पे नहीं होगा, ये आ जाएगा -4 डिग्री, -5 डिग्री। तो ये -4, -5, -2 अगर हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, सॉल्यूट के कारण। और सॉल्यूट भी कैसा डाला आपने इसके अंदर, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है। और फ्रीजिंग पॉइंट जो डिप्रेस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, सॉल्यूट के नंबर पे, न कि सॉल्यूट के नेचर पे। अब सॉल्यूट जो जितनी क्वांटिटी में आप ज़्यादा मिक्स करोगे, एक में मैंने 10 ग्राम शुगर डाली और दूसरे में 20 ग्राम शुगर डाली, तो 20 ग्राम वाला जो है वो लेट फ्रीज होगा, लेकिन 10 ग्राम शुगर वाला क्या हो गया, जल्दी फ्रीज हो जाएगा। तो ये सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको अपन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में लिखते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। अब इसमें एक कर्व के थ्रू अपन बताएंगे कि वास्तव में फ्रीजिंग पॉइंट कितना लो होता है, कैसे लो होता है, क्या डालने से लो होता है। तो इसको अपन एक कर्व के थ्रू समझाते हैं। तो यहाँ एक कर्व मैं बना रहा हूँ, इधर ध्यान देना, ये कर्व इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में कभी कभी पूछ सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का कर्व कैसा आएगा, तो ये कर्व के बारे में ध्यान देना है। तो यहाँ इस कर्व के अंदर देखो,
यहाँ मैंने एक लाइन बनाई है, ये लाइन किसकी है? सॉल्वेंट की। और इसके आगे वाली जो लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है? सॉल्यूशन की। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो हाई होता है, और उसमें अगर सॉल्यूट मिक्स कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। जैसे ये वेपर प्रेशर आ रहा है सॉल्वेंट का है, लेकिन आपने इसमें 2 ग्राम 10 ग्राम शुगर ऐड कर दिया तो ये वेपर प्रेशर जाके डिप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कम हो जाएगा, इसलिए अपन ने दोनों की लाइनें अलग अलग बनाई है। एक सॉल्वेंट की लाइन है और एक सॉल्यूशन की लाइन है। अब इन दोनों लाइनों में ये डिफरेंस है कि भाई यहाँ इस टेम्परेचर पे जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ इस टेम्परेचर को मैं अगर इस टेम्परेचर से लाइन पे टच करूँ तो इसको अपन क्या बोलेंगे? टी एफ नॉड। टी एफ नॉड क्यों लगाया? नॉड इसलिए लगाते हैं, प्योर सॉल्वेंट है, इसमें आपने कुछ शुगर वगैरह मिक्स नहीं किया है। तो प्योर सॉल्वेंट की लाइन ये आ गई अपने पास। अब आपने क्या किया है? उसके अंदर 10 ग्राम शुगर डाल दिया। शुगर डाल दिया इसका मतलब सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा कम हो गया। इसका रीज़न मैंने अभी बताया था आपको, क्योंकि सॉल्यूट अगर डालेंगे तो वेपर प्रेशर कम हुआ, और जिसका वेपर प्रेशर कम हुआ उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ ये लाइन जो है ये इससे टच हो रही है, तो अपन कह रहे हैं ये यहाँ पे टच हो रही है। अब ये इधर इस पॉइंट से आगे ऊपर जाएंगे तो वो लिक्विड है, और इस पॉइंट से अगर नीचे आ जाता है ये, तो ये फ्रोजन सॉल्वेंट है। फ्रोजन सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया? जमा हुआ। तो ये फ्रोजन है, फ्रोजन सॉल्वेंट है। और फ्रोजन सॉल्वेंट का मतलब ये जमा हुआ इधर, और उधर जो है वो लिक्विड है। ये सॉल्यूशन का है, और ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अपन वापस बनाते हैं इसको। ये फ्रोजन सॉल्वेंट। अच्छा, यहाँ अपन देख रहे हैं इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? ये डिफरेंस है हल्का सा टेम्परेचर में। इस फ्रीजिंग पॉइंट को अपन क्या नाम देंगे? टीएफ। और टीएफ जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है? यहाँ पर सॉल्यूशन का। तो ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये सॉल्वेंट का है। इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, उसको अपन क्या लिखेंगे? डेल्टा टीएफ। तो अपन को इस कर्व से ही दिख रहा है डेल्टा टीएफ जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डेल्टा पी पे। ये कर्व में दिख रहा है, ये डेल्टा टीएफ है और ये क्या है? डेल्टा पी है। तो अपन इसमें यहाँ लिख सकते हैं बाय दिस कर्व डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। अब पहले डेल्टा टीएफ को क्या बोलते हैं वो भी अपन लिख लेते हैं। देखो, अपन ने बोला कि टीएफ नॉड है, यहाँ टीएफ नॉड इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट। और टीएफ किसका बोला अपन ने? टीएफ इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, सॉल्वेंट हो गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ को क्या बोलते हैं वो भी लिख देते हैं। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन का मतलब है जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है उससे थोड़ा सा कम हो गया सॉल्यूशन का, तो ये डेल्टा टीएफ। और अगर आपको डेल्टा टीएफ क्या होता है इसका फॉर्मूला लिखना है, तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? हायर वैल्यू किसकी है? टीएफ नॉड की। तो यहाँ लिखेंगे टीएफ नॉड माइनस टीएफ, ये डेल्टा टीएफ। अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि डेल्टा टीएफ ये इसके इक्वल है टीएफ नॉड माइनस टीएफ के। तो यहाँ डेल्टा टीएफ किसके प्रोपोर्शनल हो गया? डेल्टा पी। ये इस कर्व से मैंने बताया कि डेल्टा टीएफ इधर है और इधर क्या है? डेल्टा पी, प्रेशर में थोड़ा सा। और यहाँ अपन कह रहे हैं ये सॉल्वेंट और सॉलिड का जो वेपर प्रेशर इक्वल हो गया। और वाटर के लिए ये टीएफ नॉट की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ अपन टीएफ डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी
और ये अपन ने पहले बता रखा है कि डेल्टा पी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एक्स ए। याद रखना, ए को मैंने क्या माना है, सॉल्यूट, और बी को क्या मानेंगे, सॉल्वेंट। उसके बेस पे अपन ने लिखा है एक्स ए। ये प्रीवियस जो अपना टॉपिक था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उससे ही आया हुआ है, डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। अब अपन ये लिख सकते हैं इसके अंदर डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ये लिख सकते हैं। और जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो उस समय कांस्टेंट लग जाता है, इक्वल टू के एक्स ए, ये लग गया कांस्टेंट के। अब आपको ये मालूम है डेल्टा टी एफ क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये फ्रीजिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन का मतलब है जितने नंबर ऑफ मोल्स आप उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा मिक्स करोगे उतना ही क्या चीज़ हो जाएगा, ये डेल्टा टी एफ की वैल्यू जो है उस पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ अपन यही हटा देते हैं, एक्स ए की जगह यहाँ लिख देता हूँ एक्स ए आपने पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए किसके मोल है, सॉल्यूट के, और एन बी किसके मोल है, सॉल्वेंट के। ये अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ के इंटू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये लिख सकते हैं अपन। और अगर मान लो सॉल्यूशन जो है वो कौन सा है, डाइल्यूट, फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन में किसकी वैल्यू कम होगी, एन ए इज़ वेरी 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 लेस देन एन बी। तो लगभग एन ए प्लस एन बी को आप क्या मानोगे, इक्वलेंट टू एन बी। ये यहाँ मैं ब्रैकेट में लगा रहा हूँ ताकि आपको अलग से दिखे। तो यहाँ अपन ने एन ए प्लस एन बी की जो वैल्यू है उसको क्या मानना है, एन बी। तो अपना जो फॉर्मूला आएगा वो अगले वाले पेज पे कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पे। ये देखो यहाँ से डेल्टा टी एफ इक्वल टू के इंटू एन ए अपॉन एन बी। ये अपन ने कहा कि भाई नीचे एन ए प्लस एन बी था लेकिन उसको अपन ने एन बी मान लिया क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है। अब डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, ये अपन ने पहले बता रखा है। अगर मैं इसके 0.01 मोल लूँ और सॉल्वेंट के मोल लूँ 10, ये तो ऊपर वाले सॉल्यूट के और नीचे वाले किसके हैं, सॉल्वेंट के। तो इन दोनों को अगर ऐड भी कर दे तो आंसर क्या आया, 10.01। वो लगभग किसके बराबर, किसके इक्वलेंट मान सकते हैं, 10 के। तो यहाँ अगर अपन ये वैल्यू जो है इसमें रख देते हैं तो ये वैल्यू आ गई। और ये चीज़ अपन ने पढ़ा हुआ है, एन ए इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और एन बी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है इसको अपन ने क्या माना है, सॉल्यूट, और इसको क्या माना है, सॉल्वेंट। ये ध्यान रखना। फिर कहीं कहीं बुक्स में ये भी दे रखा है कि भाई डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को सॉल्यूट माना है और डब्ल्यू ए अपॉन एम ए को सॉल्वेंट माना है। लेकिन यहाँ अपन ने ये माना है तो यही वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो लिखने के लिए अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे एन ए अपॉन एन बी की जगह डेल्टा टी एफ इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम बी, ये लिख दिया अपन ने। अब यहाँ जो है इसमें अपने पास जो वैल्यू दे रखी है वो ये है, यहाँ जो वैल्यू दे रखी है वो कौन सी है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी और अपॉन में एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ये वैल्यू गिवन है। लेकिन यहाँ मैंने कहा एम बी जो है वो किसका मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और के क्या है, कांस्टेंट। तो के और एम बी इन दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट रख देते हैं, के एफ। एफ यहाँ एफ क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट है। तो के एफ को आप यहाँ लिख सकते हैं, के एफ इजिकल टू क्या लिखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट
डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट जो है, या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। दूसरा नाम क्या लिखेंगे इसका? मोलल, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ये भी दे सकते हैं इसका नाम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो केएफ की वैल्यू जो है हर एक सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होती है। वाटर के लिए अलग होती है, सबके लिए अलग अलग होती है, बेंजीन के लिए अलग होती है, CCl4। जहाँ पे भी क्वेश्चन आता है उसमें आपको केएफ की वैल्यू गिवन होगी। अब यहाँ जो अपन लिख देते हैं कि भाई इन दोनों को हटा के डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WA अपॉन MA और इंटू WB, और WB को मान लेते हैं किस में? किलोग्राम में। तो यहाँ देख लो इस फॉर्मूले को, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ, इसलिए मैं ब्लॉक बना रहा हूँ इसका कि ये न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में ये फॉर्मूला काम आएगा। तो इसलिए अपने ये फॉर्मूला जो है इम्पोर्टेंट है, और इस इम्पोर्टेंट फॉर्मूले में कैसे अपन को कैसी वैल्यू निकालनी है ये अपन बताएंगे, अभी एक क्वेश्चन करके बताएंगे। यहाँ WA क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। MA क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और WB क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। ये जो तीनों फॉर्मूले जो है, तीनों वैल्यू जो है वो मिल के बनाती है मोलैलिटी। तो अपन लिखेंगे डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m, और स्मॉल m को क्या बोलते हैं? मोलैलिटी। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्यों है उसके बारे में अपन बताते हैं। देखो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Na, एंड Na इज ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो जो प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो ये जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है, हाउ डू यू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आपके पास यहाँ MA की वैल्यू निकालनी है, और अगर MA निकालना है तो MA को बाहर ले लो, MA ले लिया बाहर। अब आ गया पीछे क्या? KF इंटू WA अपॉन डेल्टा TF इंटू WB। ये जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या अननोन मोलर मास जो है सॉल्यूट का ये निकालना है, उसके लिए ये फार्मूला काम आएगा अपना। तो ये मैंने 2-3 फार्मूले जो अंडरलाइन किए हैं ये सारे फार्मूले अपने काम के हैं, और आपको अगर KF की यूनिट निकालनी है एज इट इज़ वैसे ही होगा जैसे अपन ने KB की यूनिट निकाली थी। और यूनिट निकालने के लिए अपन क्या बोलेंगे? KF इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा TF अपॉन M, और डेल्टा TF की यूनिट होती है केल्विन अपॉन स्मॉल m की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? मोल पर kg। तो मेरे पास यूनिट आ गई है केल्विन इंटू किलोग्राम अपॉन मोल। ये जो यूनिट है ये किसकी है? KF की वैल्यू है, KF की यूनिट है। और KF को डिफाइन अगर करना है, इफ़ द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोल पर kg देन डेल्टा TF इज नॉन एज KF। तब डेल्टा TF या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को ही अपन क्या बोलते हैं? KF, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये अपन ने इस पे एक डेरिवेशंस बताई, हालांकि कहीं कहीं NCERT में डेरिवेशंस नहीं है लेकिन ये काम की है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें आपके ये काम आएगा। तो ये आपको पूरा एक बार देखना पड़ेगा इसमें कैसे इसका सॉल्यूशन कर रखा है। अब अपन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा देंगे ताकि आपको ये समझ में आए वैल्यू कैसे रखनी है और कैसे इसका आंसर आएगा। तो एक अपन क्वेश्चन लेते हैं इसमें। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है 1 ग्राम नॉन वॉलेटाइल solute mix with 50 gram benzene, then freezing point of benzene
डिक्रीज या डिप्रेस्ड बाय 0.4 केल्विन 0.4 केल्विन if molar depression constant for benzene is 5.12 Kelvin kilogram per mole. Find out molar mass of solute. ये क्वेश्चन अपने पास गिवन है। क्वेश्चन वापस पढ़ रहा हूँ मैं। इफ़ 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल या अननोन सॉल्यूट इज मिक्स विद 50 ग्राम बेंजीन, 50 ग्राम बेंजीन में ये मिक्स किया 1 ग्राम, then the freezing point of benzene depressed by 0.4 Kelvin and the molar depression constant for benzene is 5.12 Kelvin kilogram per mole. Find out the molar mass of unknown solute. तो मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट के लिए अपन ने एक फॉर्मूला अंडरलाइन किया था, वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला ये था Ma इज इक्वल टू डेल्टा TF KF इंटू WA अपॉन डेल्टा TF इंटू WB, ये फॉर्मूला था। और इसी फॉर्मूले में KF की वैल्यू क्या है, KF का मतलब क्या हो गया, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, WA क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, और डेल्टा TF क्या हो गया अपने पास, ये वैल्यू डेल्टा TF का मतलब हो गया मोलर, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और WB क्या हो गया, ये मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट ये किलोग्राम में होना चाहिए, किस में होता है, किलोग्राम में। अगर मान लो आपके पास ये वैल्यू ग्राम में है तो यहाँ मेरे को चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आप फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस फॉर्मूले से आपको कौन सा मास निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, पहले अपन वैल्यू लगा बताते हैं। KF कितना गिवन है, KF है डिप्रेशन कांस्टेंट, ये दे रखा है 5.12। अच्छा ये केल्विन किलोग्राम पर मोल। अच्छा डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कितना हुआ है 0.4 केल्विन, तो ये ले लिया 0.4 केल्विन। अच्छा यहाँ WA मास ऑफ सॉल्यूट, WA गिवन है 1 ग्राम, 1 ग्राम, और WB मास ऑफ सॉल्वेंट ये भी गिवन है अपने पास 50 ग्राम। तो ये सारी वैल्यूज़ गिवन है और इस वैल्यूज़ को अपन इधर पुट कर देंगे और आंसर निकालेंगे। तो MA अगर निकालना है तो KF की वैल्यू रखेंगे 5.12 इंटू WA हो गया 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF, और डेल्टा TF अपने पास कितना है 0.4 इंटू 50 इंटू 1000। ये वैल्यू अगर सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने कहा 0 से ये 0 कैंसल, और 5 2 जा 520। अच्छा पॉइंट से ये हटा दिया, जैसे इसके अगर पॉइंट हटाए तो नीचे 2 0, और इसका पॉइंट हटाया तो ऊपर 1 0। ये 2 0 से ये दोनों 0 कैंसल, और 2 2 जा 4 भी कैंसल। अपने पास बचा है 512 अपॉन 2, 512 अपॉन 2, तो 2 2 जा 4, और फिर बचा ये 5, 2 2 जा 4 1, ये 5, और यहाँ पर पीछे बचा हुआ है 1, तो आ गया 6। ये है इसकी यूनिट है ग्राम पर मोल। तो ये इसकी ये जो यूनिट है ये याद रखनी है अपन को। किसी भी मोलर मास की जो यूनिट होती है ग्राम पर मोल होता है, और 256 इसका मोलर मास आया है किसका, अननोन सॉल्यूट का।
तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन अपन ने समझाया करना कैसे है और कैसे इसका आंसर अपन को निकालना है। मोलर मास अगर सॉल्यूट का पूछे तो एम निकालना है, और डेल्टा टी एफ पूछे तो ये डेल्टा टी एफ को इधर ले जाएंगे और एम को नीचे ले जाएंगे, लेकिन उसमें मोलर मास सॉल्यूट का गिवन होगा आपको। तो ये अपन ने जो टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और इस टॉपिक को अपन ने क्लियर किया। इसमें जो है अपने कैसे डेल्टा टी एफ की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ये भी अपन ने बताया इसके अंदर। तो ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद में अगला जो टॉपिक आएगा अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उससे पहले एक छोटा सा एक वर्ड आता है वो अपन को मालूम होना चाहिए। ऑस्मोसिस के साथ में एक वर्ड आता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है ये चीज़ अपन समझाएंगे यहाँ पे। अगर मान लो कोई सॉल्वेंट या सॉल्यूट के अंदर आपने अगर कोई सॉल्यूट मतलब सॉल्यूशन के अंदर आपने एक सॉल्यूट डाला है, ये सॉल्वेंट है और इसके अंदर आपने क्या डाला है, सॉल्यूट। अब सॉल्यूट अगर डालते हैं तो अपन को मालूम है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, वो धीरे धीरे अब पानी के अंदर फैल जाएगा वाटर के अंदर। तो यहाँ पर मूवमेंट क्या होगा, इस पार्टिकल का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू कहाँ जा रहा है, लो कंसंट्रेशन। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेटेड टू लो कंसंट्रेशन दैट इज़ नॉन एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन अपन ने मालूम है कि आप है ना कोई भी जैसे होली खेलते हैं तो पानी है और पानी के अंदर थोड़ा सा अगर कलर मिक्स कर देते हैं तो वो पानी का कलर ही चेंज हो जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि वहाँ जो कंसंट्रेशन है, यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा थी कलर की, वो कलर जो है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लग गया। तो ये जो प्रोसेस है इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में जैसे अगरबत्ती का धुआं जो है पूरे कमरे में फैल जाता है, पूरे घर में फैलता है। क्यों, क्योंकि जहाँ अगरबत्ती जलती है वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और उसके बाद में वो धीरे धीरे पूरे रूम में फैल जाती है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से क्या जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इसके अलावा एक एग्जांपल घर पे भी अपन देख सकते हैं। आपने अंदर एक कंटेनर के अंदर या पानी की बाल्टी ले ली और 2 ड्रॉप उजाला नील डाल दिया। जैसे ही अपन नील डालेंगे तो वो पानी पूरा नीला कलर का हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जहाँ अपन ड्रॉप डालते हैं, ये ड्रॉप डाली यहाँ पे, यहाँ कंसंट्रेशन हाई थी और ये कहाँ की तरफ जाएंगे, अब ये सारे पार्टिकल्स अब कहाँ जाएंगे, लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो कलर जो है पानी का पूरा ही चेंज हो जाता है। ये सारा प्रोसेस जो है उसमें क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो अपन एक एग्जांपल में ये लिख सकते हैं कि MnO4 जो है वो वॉयलेट कलर का होता है। कैसा होता है, वॉयलेट। और अगर इसको वाटर में मिक्स करेंगे तो पूरा जो कलर है लिक्विड का वो सारा सारा कैसा कलर का हो जाएगा, वॉयलेट कलर का। इट इज़ डिपेंड ऑन movement of particles from high concentration to low concentration, that process is known as diffusion। तो ये प्रोसेस जो है इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन वर्ड था क्या कि अपन को एक दोनों के बीच में डिफरेंस करने के लिए मालूम होना चाहिए डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है, इसके लिए। तो अब जो प्रोसेस बताएंगे अपन, ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है इसको समझना ज़रूरी है। अब ऑस्मोसिस में कैसे होता है, क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू अपन इसको पहले समझाते हैं कि ऑस्मोसिस वास्तव में है क्या चीज़। भाई अपन जो घर में किशमिश होती है, और ये किशमिश जो है ये ऐसी होती है, और यहाँ मैंने ले लिया इसको पानी में डाला, ये किशमिश को पानी में डाल दिया। तो पानी में डालते ही किशमिश जो है इसके अंदर पानी, जब वापस 4-5 घंटे से इसको देखेंगे तो पानी इसके अंदर चला गया। तो वैसे लाइक ए ग्रेप्स जैसी हो जाती है। वो क्यों हो रही है, क्योंकि लो कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। सीधा ही डिफ्यूजन का उल्टा। अब यहाँ कैसे मॉलिक्यूल कहाँ मूव कर रहे हैं, लो से कहाँ जा रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। क्योंकि किशमिश के अंदर जो अपन देखते हैं कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। एक गाढ़ा लिक्विड टाइप का होता है, चिपचिपा लिक्विड होता है,
और इसको अगर अपन पानी में डालते हैं तो यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कंसंट्रेशन कम है, तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो जाएगा इस मेम्ब्रेन के थ्रू और वो अंदर जाएंगे और फूल जाएंगे। अब पानी में डालने के बाद में इसका शेप ऐसे चेंज हो गया। ये ऐसे चेंज क्यों हुआ? क्योंकि अब इसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल चले गए हैं? वाटर मॉलिक्यूल चले गए हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हुआ, लेकिन कहाँ से हुआ? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात आती तो ये भी अपन को मालूम होना चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो ये ऑस्मोसिस का एक सिंपल एग्जांपल मैंने बताया। ऑस्मोसिस होता कैसे है? मूवमेंट ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है लो से किसकी तरफ? हाई कंसंट्रेशन की तरफ। दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक वर्ड और याद रखना है आपको, इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में ही अगर ये काम होता है तभी इसको नाम देंगे ऑस्मोसिस, अदरवाइज ये प्रोसेस अलग हो जाएगा। तो यहाँ अपन एक सिंपल एग्जांपल बताया ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है और ऑस्मोसिस होता कैसे। अब देखो ऑस्मोसिस में जो होता है ये एसपीएम के थ्रू होता है। तो इसका एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बना के इसको समझाएंगे। यहाँ अपन ने एक कंटेनर ले लिया है और इस कंटेनर के बीच में ये जो मेम्ब्रेन लगाई है ये कौन सी मेम्ब्रेन है? एसपीएम। एसपीएम का मतलब क्या हो गया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। SPM, semi permeable membrane, the membrane which can pass out only solvent particles, that membrane is known as semi permeable membrane। तो जो मेम्ब्रेन सिर्फ किसको पास आउट करती है? ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, उसी को अपन SPM बोलते हैं। यहाँ अपन इसके तरफ दोनों तरफ ये लिक्विड लगा देते हैं, ये हो रहा है लिक्विड। इधर मान लेते हैं ये क्या भरा हुआ है? सॉल्वेंट। क्या भरा हुआ है? सॉल्वेंट। और इस साइड में अपन अलग ले लेते हैं इधर साइड को बोल देते हैं सॉल्यूशन। तो इधर सॉल्यूशन है और इधर सॉल्वेंट है और बीच में जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है? SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ से मूवमेंट जो होगा वो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट की तरफ होगा या सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ होगा? तो अपन यहाँ देख रहे हैं SPM जो है वो ओनली किसको पास आउट करती है? सॉल्वेंट को ही जाने देती है। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल इधर नहीं आएंगे, यहाँ से किसके पार्टिकल इस तरफ जाएंगे? सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ पार्टिकल मूव कर रहे हैं बाई SPM। और यहाँ SPM जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? विच कैन पास आउट ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स। वो मेम्ब्रेन जो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल को पास आउट करती है उसको SPM बोलते हैं। अब SPM के अंदर जो है ये भी अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे अपन नेचुरली अगर देखें, नेचुरली अगर पिग के ब्लैडर से बनती है, पिग ब्लैडर, या दूसरा नाम दे देते हैं इसका प्राचमेंट। प्राचमेंट का मतलब ही पिग ब्लैडर से जो बनी हुई है ये नेचुरली है। नेचुरल जैसे अपनी स्किन के अंदर जो सेल्स है RBC जो है, WBC RBC है, ये जो सेल्स है उसकी मेम्ब्रेन भी कौन सी है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। या प्लांट सेल अगर लेते हैं, ये प्लांट सेल है मान लो, और प्लांट सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको भी अपन ये सेल मेम्ब्रेन को भी ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। तो अपनी ब्लड की सेल्स या कोई भी एक सेल्स जो है उसकी मेम्ब्रेन को, प्लांट सेल की मेम्ब्रेन को, या ये नेचुरली जो बनती है वो किससे बनती है? पिग ब्लैडर से, प्राचमेंट से बनती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? SPM, विच कैन पास आउट ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट को ही जाने देती है। अब आर्टिफिशियली ये जो है पोटेशियम फेरोसाइनाइड से भी बना सकते हैं, K4FeCN6।
ये आर्टिफिशियली इससे बना सकते हैं अपन K4Fe से पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और पोटेशियम फेरोसाइनाइड से आर्टिफिशियली बनाते हैं एक मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब है एक फ़िल्टर पेपर के ऊपर इसका अगर अपन कोटिंग करें और तो उसमें जो मेम्ब्रेन बनती है वो कौन सी होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बन सकती है। अब यहाँ अपन कह रहे हैं इधर मूवमेंट हो रहे हैं और एसपीएम का मतलब अपन ने समझा दिया, विच कैन पास आउट ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो इधर अगर जाएंगे मॉलिक्यूल्स तो इसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा तो अपन कहते हैं इस तरफ में सॉल्वेंट का लेवल बढ़ेगा। लेकिन आपको ये लेवल मेंटेन रखना है, यहाँ तक ही रखना है, और इसका जो है यहाँ तक ऑलरेडी था ही, इसको अगर ऊपर नहीं बढ़ने देना है, या ऊपर इसकी जो लिक्विड जो है इसको सरफेस को एक कांस्टेंट मेंटेन रखना है। तो इसके लिए अपन यहाँ पे एक प्रेशर अराइज करेंगे। ये ऊपर एक प्रेशर लगा रहे हैं, उस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, पाई। पाई का मतलब हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर ये कहाँ पर लगा रहे हैं अपन, सॉल्यूशन पे लगा रहे हैं या सॉल्वेंट की तरफ लगा रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो किसके कहाँ जा रहे हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा, और इस लेवल को मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, वापस एक प्रेशर लगाया है। और इस प्रेशर को ही अपन क्या नाम दे सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको अपन ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में लिखा हुआ है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का फोर्थ जो पार्ट है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे लगाते हैं अपन, सॉल्यूशन पे। तो अपन यहाँ इनकी सबकी डेफिनेशंस बताते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो यहाँ मैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent particle from solvent to solution, solvent to solution by SPM। SPM का मतलब आपको बताया अभी, SPM का मतलब क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बाई SPM इज नॉन एज ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो डेफिनेशंस वापस एक बार रीड करते हैं। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन बाई SPM इज नॉन एज ऑस्मोसिस। तो यहाँ SPM वर्ड याद रखना ज़रूरी है, बिना SPM के ऑस्मोसिस पॉसिबल नहीं है। और SPM जो है वही मेम्ब्रेन है जो ओनली पास आउट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ अपने सॉल्वेंट, यहाँ जो मैंने वर्ड लिखा सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, उसकी जगह एक आप दूसरा वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। वो वर्ड क्या होगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम low concentration to high concentration by SPM is known as osmosis. That process is known as osmosis. तो यहाँ spontaneous flow हो रहा है। अब यहाँ अपन बता रहे हैं SPM क्या होता है, तो SPM की डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं। SPM the membrane which can pass out only solvent particle or molecule, which can pass out only solvent particle, that membrane is known as SPM। और SPM किस किस की बन सकती है, SPM is naturally from pig bladder and artificially from potassium ferrocyanide K4FeCN6।
तो ये जो चीज़ें मैंने बताई यहाँ, तो अभी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन और एसपीएम क्या होता है इन दोनों के बारे में बता दिया। अब अपन जो डेफिनेशन बताएंगे वो बताएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ये दोनों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, डिफ्यूजन का उल्टा ऑस्मोसिस होगा और स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, दैट प्रोसेस इज नॉन एज ऑस्मोसिस। और एक एसपीएम के बारे में बता दिया। अब देखो आगे, यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर और पाई, पाई को डिनोट करते, पाई से डिनोट करते हैं, किसको करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन कैसे पाई से डिनोट करना है, और इसका डेफिनेशन क्या होगा? यहाँ द प्रेशर applied on the surface of solution to prevent the process of osmosis। तो यहाँ जो इसकी डेफिनेशन है, द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस को अपन को प्रिवेंट करना है या रोकना है, उसके लिए जो प्रेशर लगाएंगे अपन, किसकी तरफ लगाएंगे? वो हमेशा सॉल्यूशन की तरफ। और सॉल्यूशन की तरफ जो प्रेशर लगाने से ऑस्मोसिस का काम अगर रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, उस प्रोसेस को ही अपन, उस प्रेशर को ही अपन क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये अपने डायग्राम के थ्रू अभी बताया था। यहाँ पे वापस देखो डायग्राम को, इधर ये मैंने क्या ले रखा है यहाँ पर? एसपीएम। और एसपीएम में एक तरफ क्या ले रखा है? सॉल्वेंट, और दूसरी तरफ क्या ले रखा है? सॉल्यूशन। तो जो प्रेशर लगाएंगे वो किधर लगाएंगे अपन? सॉल्यूशन की तरफ लगाएंगे। और कौन सा प्रेशर लगाएंगे अपन? पाई। और पाई लगाते ही यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ जाना बंद हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। इस प्रेशर को ही अपन क्या नाम देते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो प्रेशर की यूनिट होती है वही इसकी यूनिट होता है कि इसकी यूनिट क्या हो सकती है? एटीएम, बार या पास्कल। तो इनमें से कोई भी एक यूनिट हो सकती है। एटीएम, बार और पास्कल, ये किसकी यूनिट है? ऑस्मोटिक प्रेशर की। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का अपन कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैसे इसकी वैल्यू पता करेंगे? कितना प्रेशर कहाँ लग रहा है, ये वैल्यू निकालने के लिए अपन एक वन टॉप इक्वेशन लिखेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो यहाँ आपको 3 डेफिनेशंस मैंने बता दी। कौन कौन सी हो रही है? एक तो ऑस्मोसिस, फिर सेकंड डेफिनेशन क्या बताया था? एसपीएम क्या होता है, और थर्ड जो है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ये तीनों डेफिनेशंस अपन ने और इस डायग्राम के थ्रू बताया। एक तरफ सॉल्वेंट है और दूसरी तरफ क्या है? सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन की जो तरफ एक्स्ट्रा प्रेशर अपन लगा रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ अपन बता रहे हैं अगला जो टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी को बोलते हैं वन हाफ इक्वेशन। और ये वन हाफ इक्वेशन आई कहाँ से और इसमें कैसे कैलकुलेशंस करना अपन को देखते हैं। वन हाफ इक्वेशंस, और ये कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड बाय वन हाफ इक्वेशंस। और वन हाफ इक्वेशन क्या है? अपन ने एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा हुआ है। गैसियस में, स्टेट ऑफ मैटर में एक वर्ड पढ़ा हुआ है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, और उसी का फॉर्मूला अपन यहाँ यूज करेंगे वन हाफ इक्वेशंस में। और वो जो फॉर्मूला था वो कौन सा था? PV = nRT। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। अब यहाँ P क्या है, V क्या है, N क्या है, R क्या है, T क्या है? तो अपन बता रहे हैं P यहाँ प्रेशर था गैस का, V वॉल्यूम ऑफ गैस, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, एंड R गैस कांस्टेंट, और T इज टेम्परेचर। बट टेम्परेचर आपको कौन सा लेना है? केल्विन टेम्परेचर। अब यहाँ PV = nRT है और आपको यहाँ पर P की जगह शिफ्ट करना है पाई से।
बस इस इक्वेशन में थोड़ा सा ही चेंजेज है, पी को हटा के क्या कर दिया पाई, तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। और पाई अगर आपको पाई निकालना है तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बाई वी इंटू आर टी। यहाँ पाई क्या, पाई को क्या माना अपन ने, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पाई इज इक्वल टू क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। अब ये सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्यूशन के लिए n क्या है यहाँ पर, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट के मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। v क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में होना चाहिए, लीटर में। r क्या है यहाँ पर, पहले गैस कांस्टेंट बोलते थे, लेकिन सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, r इक्वल टू 08.21 एक सेकेंड 0.0821 और यूनिट है ATM लीटर अपॉन मोल पर केल्विन। ये इसकी यूनिट बनेगी। R बता दिया। और T क्या है, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ मैं, T इज इक्वल टू क्या होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर। और टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में। अब केल्विन का और डिग्री का आपको रिलेशन भी याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में ये वैल्यू आती है आपको पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो ये फॉर्मूला हो गया। और n बाई वी देखो यहाँ पर वापस बता रहे हैं अपन, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड v ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल पर लीटर। ये जो यूनिट बताई थी मैंने मोलरिटी की बताई थी, तो इसको अपन यहाँ लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू मोलरिटी की जगह कंसंट्रेशन इनटू आर टी, या कंसंट्रेशन की जगह सी आर टी भी लिख सकते हैं। तो ये सी आर टी, सी क्या है यहाँ पर कंसंट्रेशन, आर सॉल्यूशन कांस्टेंट और टी क्या है टेम्परेचर। तो पाई इक्वल टू सी आर टी, इस फॉर्मूले का यूज़ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में आएगा, तो फॉर्मूले को नोट कर लिया जाए। पाई इक्वल टू क्या होता है सी आर टी। अब अपन को अगर पूछे इसी क्वेश्चन में आगे बॉन्ट ऑफ इक्वेशन में, हाउ कैन यू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूले का आगे अपन आगे फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ मैं अलग से बता रहा हूँ कि अगर मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है तो यहाँ अपन बता रहे हैं पाई इक्वल टू सी आर टी, या पाई इक्वल टू मैंने लिखा है एन बाई वी आर टी, ये लिखा अपन ने इसी फॉर्मूले को देख के। अब यहाँ n क्या है, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और उसकी वैल्यू क्या होती है डब्ल्यू ए अपॉन क्या होता है एम ए। डब्ल्यू ए क्या है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एम ए क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एंड पाई इक्वल टू अपन लिख सकते हैं डब्ल्यू ए अपॉन वी इंटू एम ए, और इंटू क्या आ गया यहाँ आर टी। टेम्परेचर केल्विन में और वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। इस फॉर्मूले के अंदर ये चीज़ फिक्स होनी चाहिए। आर की वैल्यू आपको अगर मान लो कुछ चेंज देंगे तो वहाँ आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। तो यहाँ अपने फॉर्मूले में ये आ गया। और आपको अननोन सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो मेरे को क्या बाहर लेना पड़ेगा यहाँ से एम ए, और एम ए इजिकल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए इंटू आर टी अपॉन पाई वी। ये फॉर्मूला जो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए, ये फॉर्मूला कंसंट्रेशन के लिए, और ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स के लिए। तो अपने दो फॉर्मूले को ज़्यादा यूज करना है, या तो इस फॉर्मूले का यूज आएगा या इस फॉर्मूले का यूज आएगा। एक और चीज़ अपन बता देते हैं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो हाई मॉलिकुलर वेट लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या अदर जो हाई मॉलिकुलर वेट सॉल्यूट होते हैं उनका मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। टू कैलकुलेट द हाई मॉलिकुलर वेट ऑफ लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, देन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज यूज्ड आर नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का यहाँ यूज करते हैं। और एम ए जो है ये कैलकुलेट करने के लिए, वो भी किसके लिए, हाई मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड लाइक पॉलीमर्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ जो है अपन ने एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूले बना दिए, एक तो पाई कैलकुलेट करने के लिए, एक मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, दोनों फॉर्मूले का यूज आता है।
अब इसमें जो है इसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के टर्म में क्यों रखते हैं, इसका रीज़न बताते हैं। देखो इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा है पाई इक्वल टू एन बाई वी आर टी, तो इसी फॉर्मूले को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे पाई प्रोपोर्शनल टू एन। अब ये पाई प्रोपोर्शनल टू एन क्या हो गया, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। The properties of solution which depend on the number of moles of solute, that properties are known as colligative properties। तो वहाँ अपन ने ये बताया था जो प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ n जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, सॉल्यूट है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब अपन इस फॉर्मूले पे पाई इक्वल टू सी आर टी पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो ये अपन आगे करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन ये गिवन है आपके पास, देखो कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ m/10 यूरिया aqueous solution at 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस पे आपको यूरिया के एक्वस सॉल्यूशन का क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वापस रीड करता हूँ, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ m/10 यूरिया एक्वस सॉल्यूशंस। तो आपको अगर पाई निकालना है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा आपको तो पाई निकालना, और पाई इक्वल टू अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया वो कौन सा बताया था, सी आर टी। और सी का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन, आर सॉल्यूशन कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर। यहाँ जो टेम्परेचर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस। कंसंट्रेशन मोलरिटी के टर्म में गिवन है, वो कितनी कंसंट्रेशन है यहाँ पे, m/10। और आर अगर आपको प्रेशर जो है एटीएम में कैलकुलेट करना है तो आर की वैल्यू यहाँ गिवन होगी आपको 0.0821 एटीएम लीटर अपॉन मोल पर केल्विन। ये फॉर्मूला जो है आर की वैल्यू का होता है, ये आर की वैल्यू ये है। अब आपको पाई निकालना है और वो भी एटीएम के टर्म में, तो सी रख देंगे यहाँ पे, m/10 की जगह क्या रख दिया, 1/10 इंटू आर की जगह क्या रख दिया, 0.0821, और टी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस का यूज नहीं करना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो। तो 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो अराउंड कितना आ जाता है, 300। तो यहाँ अपन ले लेते हैं 300। अब यहाँ से पॉइंट हटाते हैं अपन, तो ये ज़ीरो से पहले ज़ीरो कैंसिल कर दूँ, पाई इक्वल टू, अब मेरे पास फॉर्मूला आ गया 0.0821 इंटू 30। अब मैंने दो पॉइंट को आगे शिफ्ट किया, तो ये पॉइंट को अब मैं यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट करूँगा, तो नीचे कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 00, और एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया। 8.21 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, 3 2 जा 6 और 8 3 जा 24, तो 24.63 अपॉन 10, और इसको इसमें डिवाइड करने के बाद में आंसर आ जाएगा 2.463। और ये जो यूनिट आएगी प्रेशर की, क्या यूनिट होती है, एटीएम। तो ये एटीएम इसकी यूनिट बन गई। और ये अपन ने जो वैल्यू निकाली है वो क्या निकाला यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर गिवन क्वेश्चंस। तो ये अपन को आंसर निकालना, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो अपनी कॉपी में या जो बुक में जो क्वेश्चंस दे रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करो, और जो डाउट्स आए वो अपने ऐप पे जो नंबर दे रखे हैं उस पर आप कॉल करके या मैसेज करके इन्फॉर्म करो। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। ओके।